हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 12 ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर नंबर 3 जनसंख्या संगठन यानी कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 की वीडियो आपको कंप्लीट करवाई थी। अगर आपने इस लेसन का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे राइट साइड टॉप कॉर्नर पर आई बटन पर क्लिक करके इस लेसन का पार्ट 1 देख सकते हैं। आज मैं आपको पार्ट 2 कराऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेसन को शुरू करते हैं। आज के जो इस चैप्टर का कंटेंट है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक मैं आज आपको कवर कराऊंगा। तो जैसा कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आयु संरचना क्या होती है, फिर पढ़ेंगे आयु संरचना की विशेषताएं, आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं, जनसंख्या पिरामिड जैसे कि विस्तृत, स्थिर और ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। उसके बाद पढ़ेंगे साक्षरता के बारे में और विश्व में साक्षरता को लेकर देशों में असमानता का क्या कारण है, और लास्ट जो टॉपिक होएगा वो होगा वृद्ध जनसंख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयु संरचना यानी कि एज स्ट्रक्चर के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आयु संरचना, एज कॉम्पोजिशन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या होती है। तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को दर्शाती है। कहने का मतलब यह एक देश जहाँ पे जो जनसंख्या निवास कर रही है वहां पे वो जनसंख्या में जो लोग हैं वो किस कैटेगरी से ज़्यादा आते हैं। कहने का मतलब वहां पे बच्चे ज़्यादा हैं, युवा ज़्यादा है या फिर बुजुर्ग ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो विकास की योजना है उसे तय किया जाए, और जनसंख्या संगठन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं आयु संरचना का वितरण यानी कि एज कॉम्पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर 3 ग्रुप आते हैं। पहला जो ग्रुप है वो 0 से 14 साल, दूसरा है 15 से 59 और तीसरा है 60 से ज़्यादा वाला। तो मैं एक एक करके तीनों ग्रुप के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ 0 से 14। ये वाला जो ग्रुप है वो आरक्षित ग्रुप है। कहने का मतलब ये डिपेंडेबल होता है, ये कार्यशील नहीं होता। अगर मैं विकासशील देशों की बात करूं जैसे भारत, एशिया जैसे देशों की, तो यहाँ पे जो जनसंख्या मिलती है ऐसे ग्रुप की वो 40% से ज़्यादा देखने को मिलती है। और जबकि विकसित देश जैसे अमेरिका और यूरोप जैसे देश हो गए तो वहाँ पे ये जनसंख्या 20 से 25 तक देखने को मिलती है। और ओवरऑल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ये टोटल जो जनसंख्या होती है 0 से 14 साल वाली, ये 30% तक देखने को मिलती है। अफ्रीका में ये 43, एशिया में 36 और भारत में 33 और यूरोप में 15% तक ये जनसंख्या देखने को मिलती है। दूसरा जो ग्रुप है वो है 15 से 59। ये वाला जो ग्रुप है ये कार्यशील होता है यानी एक्टिव ग्रुप होता है। किसी भी देश के विकास के लिए इस ग्रुप में जो जनसंख्या होती है वही सारा का सारा काम करती है। कहने का मतलब ये है कि जो जनसंख्या के अंदर जितना भी उत्पादन किया जाता है यानी कि जैसे जॉब, व्यापार, बिजनेस, ये सारी चीज़ें इसी ग्रुप के लोग करते हैं, यानी युवाओं वाला ग्रुप ये है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं विकसित देशों की बात करूं तो यहाँ पे आपको इस ग्रुप से रिलेटेड जो टोटल पॉपुलेशन मिलेगी वो 60 से ज़्यादा मिलेगी, जबकि विकासशील देशों में ये 35% है। अगर मैं भारत की दृष्टि से बात करूं तो यहाँ पर इस ग्रुप के 50% से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि जो जनसंख्या है वो यहाँ की युवा जनसंख्या है। और जो तीसरा ग्रुप है वो 60 या इससे ऊपर वाला ग्रुप होता है। तो इस ये वाला ग्रुप भी पहले ग्रुप की तरह क्या होता है, डिपेंडेबल होता है यानी काम नहीं करता। तो इस ग्रुप में जैसे स्वास्थ्य ज़्यादा देखा जाता है, यानी जैसे बूढ़े लोग हो गए उनका ख्याल ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। और खासकर अगर मैं डेटा की बात करूँ तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं यानी विकासशील जो देश होते हैं यहाँ पे ये वाले ग्रुप 4% से कम होते हैं, जबकि विकसित जो देश होते हैं वहाँ पे 10 से 12% देखने को मिलता है। कहने का मतलब यही है कि जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे बूढ़ों का ख्याल ज़्यादा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो यानी जीवन प्रत्याशा जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है, यानी 70-80। और पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में जीवन प्रत्याशा कम होती है, इसी कारण यहाँ पे आपको जो परसेंटेज है वो भी कम देखने को मिलेगा। जनसंख्या पिरामिड। तो देखिए जनसंख्या पिरामिड का जो इस्तेमाल होता है वो आयु लिंग संरचना में स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड में 3 स्तर के पिरामिड देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है विस्तृत जनसंख्या पिरामिड, दूसरा है आपका स्थिर जनसंख्या पिरामिड और तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। तो आइए तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं विस्तृत जनसंख्या पिरामिड। इसमें क्या होता है
कि जो अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ पे जो जन्म दर होती है काफ़ी हाई लेवल पे देखने को मिलती है। कहने का मतलब कि कम उम्र के बच्चे वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे जो देश है वो नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको है। आप अपनी स्क्रीन पे दिख रहे चार्ट में 2003 का नाइजीरिया का ग्राफ देख सकते हैं। दूसरा स्थिर जनसंख्या यानी कि कांस्टेंट पिरामिड। इसमें क्या होता है कि ये वाला पिरामिड ये दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बिल्कुल समान है। इस कारण ये स्थिर जनसंख्या वाले होते हैं। उदाहरण के तौर पे ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और अमेरिका। आप अपनी स्क्रीन पे दिख रहे चार्ट में देख सकते हैं 2003 का ऑस्ट्रेलिया का चार्ट, जो कि बेल जैसे यानी घंटी आकार का है। तीसरा जो है वो है ह्रासमान जनसंख्या, यानी ये वाला जो पिरामिड होता है इसमें क्या होता है कि निम्न जन्म और मृत्यु दर क्या होती है, लगभग समान होती है, यानी कि शून्य होती है कहने का मतलब। जैसे जापान, लैटविया और एस्टोनिया कुछ उदाहरण हैं। आप अपनी स्क्रीन पे 2003 का जापान का चार्ट देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे जो जनसंख्या है वो बिल्कुल हर एज ग्रुप में समान रही है, यानी शून्य रही है। तो आई होप आपको ये तीनों जनसंख्या पिरामिड से रिलेटेड टॉपिक समझ आ चुके होंगे। ये वाला जो टॉपिक है उसका नाम है साक्षरता यानी लिटरेसी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या होती है। तो देखिए, व्यक्ति साक्षर तब कहलाता है जब वह अपने जीवन में एक सरल वाक्य पढ़ सके, लिख सके और समझ सके। तो देखिए, पढ़ा लिखा होना और साक्षरता होने में यही अंतर है कि पढ़ा लिखा होना उसकी क्वालिफिकेशन को डिपेंड करता है कि उनने कहाँ तक पढ़ा है, जबकि साक्षरता में क्या होता है कि व्यक्ति को साक्षर तब समझा जाता है जब वह सरल वाक्य समझ सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है। आई होप कि आपको इन दोनों के एक छोटा सा डिफरेंस समझ आ चुका होगा। आगे हम पढ़ते हैं कि जो संसार है यानी पूरा वर्ल्ड में विभिन्न जो देश है वहाँ पे साक्षरता में असमानता जो पाई जाती है उसके क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है महिलाओं की सामाजिक स्थिति। अब देखिए, जो कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वहाँ पे महिलाओं की जो स्थिति होती है वो सेकंड नंबर पे आती है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे महिलाएं ज़्यादा अपने कृषि कामों में ज़्यादा लगी होती है, इस कारण वह पढ़ लिख नहीं पाती और साक्षरता दर उनकी निम्न रह जाती है यानी नीचे रहती है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए औद्योगिक आधारित वाले अर्थव्यवस्था वाले देश, तो वहाँ पे क्या होता है, महिलाएं काम करती है, बिजनेस करती है, व्यापार करती है, ठीक है, जिस कारण वहाँ पे साक्षरता ज़्यादा होती है, क्योंकि इन चीज़ों को करने के लिए पढ़ाई लिखाई होना जरूरी होता है। तो इस कारण वहाँ पे लिटरेसी महिलाओं की ज़्यादा हो जाती है, खासकर ऐसा यूरोपीय देशों में देखने को मिलता है। दूसरा है आर्थिक विकास का स्तर। अब जो देश अल्प विकसित है या फिर विकासशील है वहाँ पे क्या होता है कि आर्थिक विकास काफ़ी धीमा होता है, यानी कि ज़िंदगी ज़्यादातर बेसिक लाइफ की तरह गुजर जाती है कि अपनी अनिवार्य चीज़ों को ही पूरा करने में, जैसे रोटी कपड़ा मकान इसका बेस्ट उदाहरण है। जबकि जो विकसित देश होते हैं जहाँ पे नगरीकरण अच्छा होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो महिलाएं होती है वो ज़्यादा पढ़ती है, लिखती है और देश के विकास के योगदान में अपनी भूमिका काफ़ी अच्छी निभाती है। इस कारण वहाँ पे क्या होता है, जो साक्षरता होता है महिलाओं की ज़्यादा देखने को मिलती है। तीसरा जो है वो है नगरीकरण। देखिए, जहाँ पे नगरीकरण अच्छा होता है वही बात आ जाती है कि वहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है और वह साक्षरत कहलाती है अपने पीछे बैकग्राउंड जितना भी उन्होंने काम किया है। जबकि अल्प विकसित और विकासशील देशों में ऐसा नहीं होता, यानी कि नगरीकरण जो होता है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर लोग गांव में ही निवास करते हैं और गांव में क्या होता है कि जनसंख्या भी कम पाई जाती है और महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी सही नहीं होती है। तो आई होप आपको संसार में जो पूरे वर्ल्ड में जो साक्षरता को लेके असमानता है उनके टॉपिक अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये वाला जो टॉपिक है उसका नाम है जनसंख्या संगठन के घटक यानी कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो ये वही कंपोनेंट है जो आपने अपने पार्ट 1 में पढ़ा था और कुछ पार्ट 2 में पढ़ा था। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आयु संरचना, लिंग अनुपात, ग्रामीण और नगरीय संगठन, जनसंख्या पिरामिड, व्यावसायिक संरचना, मानवीय की रियायत यानी कि और साक्षरता। तो काफ़ी ईजी सा है जो आपने प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आई होप आपको ये पहले से ही बेटर अंडरस्टैंड होगा। ये वाला जो टॉपिक है वो इस लेसन का आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है वृद्ध जनसंख्या, ओल्ड एज पॉपुलेशन। तो देखिए, ये क्या होता है कि जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा जो होता है अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा और निम्न जन्म दर के कारण
उच्च आयु वर्गों की जनसंख्या बढ़ी है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि जो विकसित देश है वहाँ पे 10 से 12% जो है वो बुजुर्गों की जनसंख्या है, जबकि एशिया अफ्रीका यानी विकासशील जो देश है यहाँ पे 4 से भी कम देखने को मिलती है। अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ लगभग 8% तक वृद्ध जनसंख्या देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों है कि विकसित देशों में 10 से 12% है? तो इसका एक मेन रीज़न यही है कि वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, यानी व्यक्ति की जो जीवन प्रत्याशा होती है वो 70, 80, 90 साल तक होती है और निम्न जन्म दर होने के कारण वहाँ पे बूढ़ों की जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। बेस्ट एग्जाम्पल इटली और जापान, यहाँ पे बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, इसी कारण यहाँ पे ओल्ड एज ग्रुप ज़्यादा है। तो आई होप आपको वृद्ध जनसंख्या के बारे में अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो इसी के साथ ये वाला लेसन ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।